यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कोरोना के बाद एक तूफान को भी अब झेल रहे हैं। बस यही कमी बाकी रह गई थी, ताउते। लेकिन कोई नहीं, वक्त है, वक्त के साथ ये भी गुजर जाएगा और हम फिर से उठ खड़े होंगे, फिर से अपनी वापस पहले जैसी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ऐसी उम्मीद रखिए। और इसी उम्मीद के साथ अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को, अपने करियर के लिए जो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। दोस्तों, ये वो समय है जब मैक्सिमम लोग घर पर बैठकर फालतू की बातें सोच रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई अपनी फैमिली प्रॉब्लम से लड़ रहा है, कोई इकोनॉमिकली क्राइसिस से लड़ रहा है। इस समय अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत रखेंगे, इस समय अगर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू भी कर लेंगे, तो ये आगे चल के आपकी एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत देने वाला है। तो ये वो समय है जब हर कोई नहीं पढ़ रहा है, और इस समय जो पढ़ेगा, इस समय जो थोड़ा बहुत भी पढ़ेगा, उसकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी, उसका लिंक नहीं टूटेगा, उसने जो चीज़ें याद की है वो भूलेगा नहीं, वो रिपीट होती रहेंगी और वो उसको फ़ायदा पहुँचाएँगी। तो दोस्तों, मैं बीके पाठक उम्मीद करता हूँ कि घर पर आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक बढ़िया सेशन अगेन लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, और इस सेशन में फिर से ग्रुप डी के 25 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चंस पर आता हूँ और एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी तरीके से आपको सॉल्व करवा देता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, इक्वेशन आपको एक दी है, 2Cu प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2CuO। ये किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये पूछा है। अगर आपने केमिकल रिएक्शंस वाला मेरा टॉपिक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए जस्ट 2 सेकंड का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था, आपको समझाया गया था कि जब दो सब्सटेंस ए और बी आपस में जुड़कर सी बना लें तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं बताइए? कॉम्बिनेशन या संयोजन। दो जुड़े, तीसरा बन गया, तो आंसर तो आपका क्या होने वाला है? संयोजन होने वाला है। चलिए, बाकियों का भी बता देता हूं। सबसे पहले, कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में ए प्लस बी बराबर हो गए सी, या फिर हो सकता है एक की जगह, दो की जगह तीन हो, बराबर में बन जाए डी, ये भी पॉसिबल है। दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में जुड़कर कोई एक पदार्थ बना ले। विघटन में इसका उल्टा होगा। विघटन में क्या होगा? ए है, टूट जाएगा बी प्लस सी में, या ए है, ये टूट गया बी प्लस सी प्लस डी में। क्लियर? इसको विघटन बोलते हैं। इसके काफी सारे टाइप्स बताए थे। अगर ये जो एरो है इसके ऊपर अगर डेल्टा का साइन आता है या कोई टेम्परेचर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 573 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा, तो इसको बोला जाता है तापीय या ऊष्मीय वियोजन। तापीय या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं इसको। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक है? अगर एरो के ऊपर, अगर एरो के ऊपर एम्पियर, मान लीजिए 5 एम्पियर या नीचे 2 वोल्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। अगर एरो के ऊपर प्रकाश या एच न्यू ऐसा करके लिखा हुआ हो तो इसको बोलते हैं प्रकाशिक अपघटन। क्या? प्रकाशिक अपघटन। तो सरल सी बात है कि अपघटन तो हो, लेकिन अपघटन क्यों हुआ उसके रीजन के बेस पर। अगर अपघटन गर्म करने पर हुआ तो उसे तापीय अपघटन कह दें। अगर अपघटन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर हुआ तो उसको विद्युत अपघटन कह देंगे। अगर अपघटन प्रकाश देने पर हुआ तो उसको प्रकाशिक अपघटन कह देंगे। ठीक है? तो ये मेथड मैंने आपको बताया था। क्लियर? अच्छा, तो ये था अपघटन। विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन में एक्सचेंज होता है। मान लीजिए ए और बी साथ बैठे हैं, सी से देखा नहीं गया, सी ज्यादा क्रियाशील है बी से, तो ज्यादा क्रियाशील सी ने बी को लात मार दी और खुद इसकी जगह आकर बैठ गया। ये डिस्प्लेसमेंट है। या ऐसा भी हो सकता था कि ए बी और सी बैठे थे, सी ए से ज्यादा क्रियाशील था और सी ने क्या किया? ए को अलग किया और क्या बन गया? बी सी प्लस ए। तो इसका मतलब ये है कि कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व अगर कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से खिसका दे तो उसको क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। उसको विस्थापन कहते हैं। बात आएगी द्विविस्थापन की, तो द्विविस्थापन में विस्थापन दो बार होगा, जैसे ए बी प्लस सी डी, तो ये इसकी जगह और ये इसकी जगह क्या बन जाएगा? ए सी प्लस बी डी।
तो डबल बार अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो उसको द्विविस्थापन कहते हैं। तो चारों टाइप की रिएक्शंस मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि एवं स्रोत से अवरोध के न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड मस्ट बी, एक डैश 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 दिया हुआ है, टू हियर द डिफरेंट इकोस। देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ इको। इको होती है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब होता है अपनी ही ध्वनि को वापस से सुनना। जब आप किसी गहरे कुएं, किसी बड़े खाली हॉल या फिर कोई पर्वतीय इलाका उसके आसपास चिल्लाते हैं हेलो, तो उधर से आवाज आती है हेलो 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 हेलो, दैट इज इको। दोस्तों इको सुनने का सिस्टम क्या है कि जो भी साउंड हम सुनते हैं वो हमारे कानों पर कितनी देर तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। यानी कि हमारी बोली गई बात भी 1/10 सेकंड तक हमारे कानों पर है। इसका मतलब हम 1/10 सेकंड से पहले अपने ही साउंड को वापस नहीं सुन सकते। मतलब इको सुनने में, साउंड का इको सुनने में कम से कम 1/10 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। अब साउंड की जो स्पीड है दोस्तों, वो कितनी है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप बात करोगे वायु के अंदर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो लगभग है आपके 346 मीटर पर सेकंड, ये है। तो 1/10 सेकंड में कितना ट्रेवल कर जाएगा? 1/10 सेकंड में ट्रेवल कर जाएगा 346 में हम 1/10 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मीटर। मतलब 1/10 सेकंड से पहले साउंड अगर आपके पास लौट कर आ गया तो आप ई को नहीं सुन पाएंगे। तो 1/10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगना चाहिए। और 1/10 सेकंड कम से कम अगर टाइम होगा तो इस 1/10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी साउंड ने? 4.6 मीटर। अब इस 34.6 मीटर में से साउंड को इतनी डिस्टेंस तय करनी है कि साउंड यहां से निकला, अवरोधक से टकराया और वापस आप तक आया। ये टोटल डिस्टेंस कितनी? 34.6। इसमें से आधी जाने की आधी आने की, मतलब लगभग 17.3 जाने का और 17.3 आने का। 17.3 के आसपास का डेटा जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? अब ये जो आप कह रहे हैं कि सर 17.2 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। अगर आप वातावरण का टेम्परेचर 22 डिग्री मानोगे तो ये 344 के आसपास आएगी ये वाली स्पीड, तब ये 17.2 आएगा। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करोगे तो ये 332 होगा। 332 होगा तो यहाँ पर 33.2 आएगा, और 33.2 आएगा तो यहाँ पे 16.6 मीटर आएगा। इसका मतलब 16.6 से लेके लगभग 17.3 मीटर की डिस्टेंस जरूरी होती है क्या सुनने के लिए? इको साउंड सुनने के लिए, अपनी ही ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के लिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो समझ पाए होंगे आप क्वेश्चन को। अगला, एक अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? व्हाट इज एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग अ डुअल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? देखिए, तो अपघटन का मतलब है दो दो बार अपघटन हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपने लिया ZnSO4 प्लस CuCO3 इक्वल्स टू ZnCO3 प्लस CuSO4। अब इसमें दो बार अपघटन होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अपघटन होगा तो ये आयन बनेगा Zn+2 SO4-2, ये बनेगा Cu+2, ये बनेगा CO3-2। ठीक है, अब होगा क्या? आयन बनने के बाद क्या होगा? देखिए, ये Zn+2 यहाँ से चलेगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये Cu+2 इधर चलेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। बताओ किसका एक्सचेंज हो रहा है? आयंस का। आंसर क्या बनेगा? आयनों का एक्सचेंज होगा एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, द्विविस्थापन भी कह सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब 1 kWh किसके बराबर होता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 kWh का मतलब है बिजली की यूनिट, और जो बिजली की यूनिट होती है वो 1 kWh के बराबर है। और 1 kWh बराबर होता है, मैं काफ़ी सारी आपको बताता हूँ, 3600 किलो जूल। किलो की जगह आप हजार लिख देंगे, 3600 इंटू हजार, ये हो गया जूल। तो इसको आप 36 × 10⁵ जूल लिख सकते हैं, और 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी लिख सकते हैं। अगर पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 10 यहाँ चला जाएगा, तो उत्तर आपका बन गया ये वाला, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इज दैट क्लियर? ठीक है,
ये बार बता चुका हूं तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बार रिपीट करने की जरूरत है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? द अर्थ मास इज अप्रोक्सीमेटली। यार ये क्वेश्चन पहली ही क्लास में बताया था कि अर्थ का अगर आपसे पूछता है मास तो डायरेक्ट आंसर कीजिए 6 × 10⁴ kg। और सन का भी काफी बार पूछा है तो सन का आप डायरेक्ट करोगे 2 × 10⁻30 kg। ये दो वैल्यूज तो आप याद रख ही लीजिए, ठीक है। तो सिंपल है, ये आंसर कीजिए और आगे बढ़िए। रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, एक 800 किलोग्राम की कार 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद 50 मीटर बाद यह कार रुक जाती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। एन 80 100 kg कार इज रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। दिस कार स्टॉप्स आफ्टर 50 मीटर, है ना। आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक विल बी। देखिए मैं था जब भी आप ब्रेक लगाकर, देखिए मैं सिंपल सा आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड। लगाने पर किया गया कार्य, जब आप किसी वस्तु को ब्रेक लगाकर रोक रहे हो तो ब्रेक लगाकर रोक रहे हो तो इसका मतलब उतना कार्य आपको करना पड़ेगा जितनी वस्तु की गति जुड़ जाए। सिंपल सी बात है भाई, जो वस्तु है उसकी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है तब जाके वो वस्तु रुकेगी। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर कार्य करना पड़ेगा। कार्य बराबर क्या होता है बताइए? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल। चलिए अब v के बारे में, यहाँ पे क्या है 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 पंजे 90, ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ये 18/5 तो आपको पता होता है, मैथमेटिक्स में भी करते हैं, बता भी देता हूँ। 90 है, किलोमीटर को मीटर में करेंगे 1000 लिख देंगे, और घंटे को सेकंड में लिखेंगे 3600 लिख देंगे, ठीक है। 3600 3600 लिखोगे तो देखिए इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया और ये बच गया 5/8। तो ये भी सिंपल है। ओके, अब इसको आपने 25 आ गया। चलिए फोर्स कितना है आपके पास? फोर्स आपको पता करना है। विस्थापन आपके पास है 50, है ना। 50 मीटर पर रुक जाती है ना वस्तु, हाफ ये लिखा। एम की वैल्यू आपके पास 800 और वी स्क्वायर है आपके पास 25 25 600। सही है, ठीक है। ये 100 हो गया। क्लियर? ऐसा कर दें इसको, ये 2 काटा, ये कितनी बार हो गया? ये 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 100, और 100 से इसको काटा 800 को 8 बार, ठीक है। तो एफ बराबर कितना आ गया देखिएगा? 40, 8×2 = 16 = 20, और 8×6 = 48, और 20 = 50, 5000 न्यूटन। कैसे किया देखिए, तो इधर समझ लीजिएगा। देखिए क्या किया हमने, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया सीधा। ओके, तो ये हो गया 100 एफ। 100 एफ से 800 को हमने काट दिया कितनी बार? 8 बार। ओके, तो एफ बराबर सीधा आ गया आपके पास 5000 न्यूटन। कंसेप्ट वही है कि किसी वस्तु को रोकना चाह रहे हो तो किया गया कार्य जो होगा वो आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट। पुनर् प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको? चलिए तो फ्लावर की एक स्ट्रक्चर ही आपके सामने खोल देता हूँ। ये डंठल होता है, ठीक है, तो बोलते हैं हम पुष्प ग्रंथ। यहाँ पे बीच में एक एक मोटा सा टाइप होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। फ्लावर का आसन है एक तरीके से, पुष्पासन। फ्लावर बेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ऐसे उससे 5 हरे रंग की क्या होती हैं? मैक्सिमम जनरली ये 5 ही होती हैं। ठीक है? इनको बोला जाता है इंग्लिश में, बोलते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं। ये जनरली जब जब पुष्प कली के रूप में होता है तो उसकी सुरक्षा करते हैं, इनका काम होता है जनरली प्रोटेक्शन। अब ये जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर खोलेंगे आप फ्लावर को तो आपको फिर से काफी सारी ऐसी काफी फिर से ऐसी पंखुड़ियां देखने को मिलेंगी। ये आता है दल, फिर है, और
कोरोला भी बोला जाता है। होते हैं ये कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं। अलग अलग फ्लावर का जैसा कलर होगा फ्लावर की पत्तियों का, वैसा वैसा ही इसका कलर होगा। ठीक है, यही होते हैं जो कीटों को अट्रैक्ट करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। इन्हीं के अंदर मकरंद यानी फलों का जो पुष्पों का जो रस है वो पाया जाता है, शहद पाया जाता है। ठीक है, अब हम ऐसे फ्लावर की बात कर रहे हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि मेल पार्ट को फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, ऐसे ये वाला जो पार्ट होगा जिसमें ऐसा सिस्टम होगा इसको बोलेंगे नर जननांग। नर के लिए आप क्या क्या काम में ले सकते हो, उमंग शब्द काम में ले सकते हो, पुंकेसर काम में ले सकते हो, इंग्लिश में स्टेमन बोला जाता है, एंड्रोइसियम भी बोलते हैं, उमंग पुंकेसर। ठीक है, नर जननांग इसी को बोलते हैं। मादा जननांग बीच में इस तरह होता है, ये वाला पार्ट इस तरह से। और ये जो मादा जननांग है वो हम क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं अंडप, इसमें बोलते हैं कार्पल, है ना, गाइनोसियम भी कहते हैं। ठीक है, की स्ट्रक्चर है। ओके, तो आपसे नर जननांग पूछ रहा है तो नर प्रजनन केंद्र क्या कहलाएगा आपका, पुंकेसर कहलाएगा, स्टेमन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। एक प्रतिरोधक की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक तो उसी पदार्थ का बना है, लंबाई L/2 है और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 2A है। देखिए सिंपल सी बात है, हमने एक सिस्टम पढ़ा है, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, मतलब प्रतिरोध जो है लेंथ और एरिया पर इस टाइप से निर्भर करता है, लेंथ के तो प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, देखिए पहले लंबाई L थी, ये A था तो ये R था। ठीक है, अब देखिए किस तरह करेंगे, लंबाई क्या हो गई है, लंबाई हो गई है, देखिए R ऐसे लिखा, दोस्ती दुश्मनी का रिश्ता आपको पता ही है, लंबाई L/2 हो चुकी। ठीक है, तो L/2, 1 सेकेंड, L/2 हो गई, तो इसकी वजह से प्रतिरोध क्या हो गया, R/2। सही है, क्यों, क्योंकि लंबाई के साथ रेजिस्टेंस की दोस्ती है। अब प्रतिरोध इधर क्या हो चुका, इधर एरिया क्या हो चुका, 2A। बताओ इसके साथ दुश्मनी है, तो ये होने की वजह से भी प्रतिरोध कितना होगा बताइए, R/2। क्योंकि ये 2A हुआ है तो इसका उल्टा होगा तो R/2 होगा, R/2 इंटू R/2 क्या हो गया, R/, समझ में, क्लियर। मतलब 1/2 1/2 क्या हो गया, R/4। समझ में आ गई बात, क्लियर। मतलब ये कि लंबाई आधी होने की वजह से प्रतिरोध पहले आधा हुआ, फिर क्षेत्रफल दुगना होने की वजह से भी प्रतिरोध आधा हुआ, तो आधा इंटू आधा 1/4, R/4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। दोस्तों स्थूल कोण ऊतक देख लीजिए, चाहे मृदु ऊतक देख लीजिए, चाहे दृढ़ ऊतक देख लीजिए, स्थायी ऊतक है। स्थायी का मतलब परमानेंट है, और परमानेंट ऊतक वो होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो बैठते हैं। स्थायी में दो आंसर और मिलेंगे आपको, जाइलम और फ्लोएम है। फ्लोएम जो है वो जटिल ऊतक है, क्लियर। और ये जो तीनों आप पढ़ रहे हो ये सरल है, उनको दोनों ही स्थायी हैं। तो स्थायी ऊतक वो होते हैं जो परमानेंट होते हैं, और जो परमानेंट होते हैं उनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन विभज्य ऊतक जो लगातार विभाजन करते रहते हैं, इनमें लाइफ टाइम डिवीजन होता रहता है। दैट्स वाई ये आंसर क्या बनेगा आपका, विभज्य ऊतक। ठीक है, एक चीज और, ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं रूट टिप और शूट टिप में। रूट टिप का मतलब होता है जड़ का आगे का भाग, और शूट टिप का मतलब होता है तने का आगे का भाग। ये भी क्वेश्चन आता है, रूट टिप और शूट टिप, क्लियर। जड़ का ऊपर का सिरा और तने का ऊपर का सिरा, उसमें विभज्य तक पाए जाते हैं जो लगातार डिवाइड होते रहते हैं। जब शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे दोस्तों, मेरा अगर आप नोट्स उठाएंगे और अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिलेगा कि मेंडलीफ के समय कितने तत्व ज्ञात थे बताइए। 63 एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ। न्यूलैंड का पूछे, दो ही डेटा हमारे पास ज़्यादा आते हैं। न्यूलैंड जो है इसके टाइम पर थे 56, और मेंडलीफ के टाइम पर थे
3 याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है? देखिए सिंपल सी बात है, यौगिक वो नहीं होगा जिसका कोई फॉर्मूला ना हो, क्योंकि यौगिक का कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। जैसे अमोनिया, ठीक है, देख लीजिए अमोनिया का फॉर्मूला आपकी नज़र में है NH3। क्लोरीन, देखिए कोई फॉर्मूला नहीं। नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड को आप लिख देंगे N2O2। ठीक, और पानी, पानी आपका क्या हो गया? पानी आपका हो चुका है H2O। तो आप यार देखिए सिंपल सी बात है कि आपके पास सारे के सारों के फॉर्मूले हैं, लेकिन क्लोरीन का कोई फॉर्मूला नहीं है। और क्लोरीन का कोई फॉर्मूला नहीं है तो आपको ज़रूरत भी नहीं है किसी भी तरीके से इनको जानने की। ठीक है, बोलो समझ में आ गई बात? चलिए, तो क्लास को दबाकर बच्चों शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास जाए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग लेकर आ रहे हैं। लेटर को आप लिख लेंगे। ओके, ओके, तो इन सब के फॉर्मूले हैं, जिनका फॉर्मूला है वो कंपाउंड है। और ये क्लोरीन क्या है बताइए? ये क्लोरीन है तत्व, एलिमेंट। क्लियर? क्योंकि इसका केवल हमने क्या लिखा है, इसका केवल हमने सिंबल लिखा है ना। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर वाला टॉपिक दिमाग में लाइए, सारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच एंगल क्या है? देखिए विपरीत दिशा का मतलब है ऐसे फोर्स लगाया गया है, ऐसे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, विपरीत दिशा का मतलब ये होता है। बताइए एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री, सिंपल सा। और जब फोर्स विपरीत दिशा में लगाया गया हो, ठीक है, तो एंगल 180 डिग्री आता है। और एंगल 180 डिग्री आता है तो ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? निरस्त कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। पौधे द्वारा अतिरिक्त जल किस क्रिया के द्वारा निकाला जा सकता है? प्लांट्स कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय, इस प्रक्रिया के द्वारा पादप ज्यादा जल से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए प्लांट है, ये रहा, ये प्लांट की लीव्स मान लीजिए। पादप कहाँ से पानी पीता है? रूट से। ठीक है, अब यहाँ से पानी अगर ज्यादा आ गया, ठीक है, तो जाइलम के द्वारा ये पानी ऊपर जाता है। आपको पता है पादपों में पानी का परिवहन कौन करता है? जाइलम, ऊपर चला गया। अब अगर ज्यादा अधिकता हो गई तो इसको किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जा सकता है? आप सब जानते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब वाष्पोत्सर्जन। पादपों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। ये बात है कि अगर 100% जल यहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसमें से 99% का वाष्पोत्सर्जन होता है। प्लांट केवल 1% को ही यूज में ले पाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे। मृदा से अवशोषित किए गए जल का केवल 1 से 2% हिस्सा ही पादप उपयोग में ले पाते हैं, बाकी 98 से 99% पार्ट वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वातावरण में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, न्यूटन के नियम किन कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते? न्यूटन्स लॉ डू नॉट प्रूव टू बी गुड फॉर पार्टिकल। मतलब न्यूटन ने 3 नियम दिए, आपको पता है, सन 1686-87 में अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में 3 नियम न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। पहला नियम जो था उसको बोला था इनर्शिया, जड़त्व का नियम। ठीक है, दूसरा नियम जो था वो बल या संवेग का नियम। ठीक, तीसरा नियम जो था वो एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। 3 नियम न्यूटन ने प्रोवाइड किए। अब ये पूछ रहा है कि किन पर ये लागू अगर नहीं होते। तो पहला है जो हाई वेलोसिटी के साथ जो पार्टिकल्स चलते हैं उन पर। ठीक है, देख लेते हैं। विश्रांति का मतलब रेस्ट की वस्तु पर बिल्कुल लागू होता है। अरे वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, मतलब स्थिर वस्तु पर भी लागू है न्यूटन के नियम। कोई धीमा चल रहा है उस पर भी लागू है, लेकिन प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, मतलब मूविंग एट अ वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के वेग के साथ लगभग इक्विवेलेंट अगर कोई पिंड चल रहा है तो उस पर न्यूटन के नियम अच्छी तरीके से लागू नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। इस स्पीड पर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इनर्शिया, उसके अंदर एक्शन रिएक्शन जैसे जो नियम है वो फॉलो करने के चांसेस कंप्लीट नहीं रह जाते, थोड़े बहुत उनके अंदर कंफ्यूजन पॉसिबल है। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूटन की गति के नियम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहाँ पर? उन उन पिंडों पर या उन वस्तुओं पर जो प्रकाश के वेग से चलती हैं। ठीक है, अच्छा,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप इन प्रोपेनॉन? देखिए प्रोपेनॉन, तोड़िए इसको। प्रोपेनॉन याद कीजिए, हाइड्रोकार्बन की लास्ट क्लास पढ़ाया था आपको कि अगर ऑल वर्ड आए पीछे तो अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे पहचानोगे? अगर नाम के पीछे ओइक अम्ल वर्ड आ जाए, ओइक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। कीटोन में नाम के पीछे कौन सा वर्ड आएगा? ऑन। और एल्डिहाइड में नाम के पीछे कौन सा वर्ड आएगा? एल। ये प्रोपेनॉन में क्या है? ऑन है। ऑन का मतलब ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? दिस इज कीटोन। सिंपल। पहचाना सिखाया था आपको, आप नाम देखिए और पहचान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? बच्चों वेरी सिंपल, ऑक्साइड्स तो काफी डिस्कस किए हैं। एम्फोटेरिक वो जो एसिड और बेस दोनों का ही व्यवहार दर्शा सकता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में मैंने Al2O3, साथ में ZNO, वाटर, इनको बताया था आपको। तो उत्तर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। राजस्थान में एलडीसी एग्जाम में भी आ चुका, और रेलवे भी पिछले पिछले ही 5-6 सेशंस जो हमने किए इनमें भी ये क्वेश्चन 10 से 12 बार रिपीट हो चुका। नेक्स्ट, एक पिकोमीटर किसके बराबर है? याद कीजिए दोस्तों, 10 की नेगेटिव, सारी घातें नेगेटिव पॉजिटिव में है, तो 10 की पिकोमीटर में 10 की नेगेटिव घातें याद कीजिए, 10 की नेगेटिव पावर। और नेगेटिव पावर में आपको याद करवाई थी एक ट्रिक, क्या? एसी पर सेंटी की मिन्नत पर माने याद कीजिए। मतलब बताया था डेसी 10 की पावर -1, सेंटी का मतलब 10 की पावर -2, मिन्नत का मतलब बताया था मिली 10 की पावर -3, ठीक है। माँ से बताया था माइक्रो 10 की पावर -6, ने से बताया था नैनो 10 की पावर -9, पिताजी से बताया था पीको 10 की पावर -12, फेंका से बताया था फेमटो 10 -15, और एटम से बताया था एटो 10 की पावर -18। पी को पूछ रहा है, पी को पूछ रहा है तो देर नहीं करनी है, देर नहीं करनी। 10 की पावर -12 आप क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। 10 की पावर -12 मीटर को आप क्या कह देंगे? पिकोमीटर कह देंगे। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किन गैसों का मिक्सचर था? अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखिए उद्विकास, ओव्यूलेशन जब आप पढ़ोगे, सॉरी एवोल्यूशन, उद्विकास जब आप पढ़ोगे तो एक सिद्धांत पढ़ोगे दोस्तों। एवोल्यूशन जब आप पढ़ोगे, उद्विकास की जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी पर, तो एक सिद्धांत पढ़ोगे AI ऑपेरिन का, ऑपेरिन सिद्धांत। किसने दी थी बताइए? साइंटिस्ट का नाम था AI ऑपेरिन। उन्होंने पृथ्वी के वातावरण में बताया था कि शुरुआत के वातावरण में पृथ्वी पर हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और क्या थे? मीथेन थे। शुरुआत में पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, मतलब पृथ्वी का स्टार्टिंग में वातावरण ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीकरण नहीं हो सकता था। तो पृथ्वी का वातावरण कैसा था? ऑक्सीकारक नहीं था, अपचायक था। तो आपसे पूछ जाए शुरुआत में पृथ्वी का वातावरण कैसा था? अपचायक था, ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन के जैसी गैसें पृथ्वी के स्टार्टिंग के वातावरण में थी। ये बात AI ऑपेरिन ने ऑपेरिन सिद्धांत के द्वारा बताई। ओके। किसी ऑब्जेक्ट का कौन सा गुण है जो नियत है, स्थान बदलने पर बदलता नहीं है? भार। देखिए सबसे पहला W बराबर mg। अब यार स्थान बदलने पे तो G बदल जाता है, G बदल जाता है तो W भी बदलेगा, तो ये तो गलत हो गया। गति, वेग भी स्थान बदलने पर बदल सकता है। हमारी इच्छा है, वस्तु की इच्छा है, वो अपना अपनी गति जब चाहे बढ़ा सकती है, घटा सकती है, तो ये भी बदल। दोस्तों मास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मास जो होता है वो स्थान बदलने पर बदलता नहीं है। क्लियर, ये पढ़ा भी हमने। और गति और वेग ये तो लगभग बात एक ही है, ठीक है। तो यानी कि आंसर क्या बन गया आपका? सी, मास आपका स्थान बदलने पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एटम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की गति कितनी है? अपवर्तनांक प्रकाश में पढ़ेंगे आप, और पढ़ा होगा आपने, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या था? किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या था? कि प्रकाश का निर्वात में वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग
बात में वेग अपॉन प्रकाश का दिए गए माध्यम में वेग, दिए गए में वेग, इससे अपवर्तनांक निकलता था। अभी आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। प्रकाश का निर्वात में वेग कितना है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये आपको निकालना है। एक्स मान लीजिए, इसको एक्स को इधर लीजिए, एक्स बराबर 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। सही, इसको काटा 2 बार तो उत्तर क्या आ गया आपके पास, 2 × 10⁸। समझ में आई? ठीक है। और 1.5 अपवर्तनांक किसका होता है बताइए? ये माध्यम लगभग लगभग कांच हो सकता है, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1. 2 × 10⁸ मीटर पर, करवाए हुए हैं, सॉरी। क्वेश्चन करते हैं। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 का होल थ्राइस द्वारा व्यक्त किया गया है? देखिए, मैंने आपको सूत्र बनाना सिखाया था, तो Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये थ्राइस आया, इसका मतलब क्या है, ये इसके ऊपर था। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। फॉर्मूले आयनों को एक दूसरे के पैरों में घुसा देते हैं, ठीक है। तो 3 SO4 के पैरों में है, इसका मतलब ये 3 किसके ऊपर था, Al के ऊपर था। और ये 2 Al के पैरों में, मतलब ये किसके ऊपर था, SO4 के ऊपर था। मतलब इसको ऐसे लिखना है, Al+3 और SO4-2। ये क्या है, ये है एल्यूमिनियम, ठीक है। और एल्यूमिनियम और ये SO4 क्या है, सल्फेट। तो नाम अपने आप ही समझ में आ गया, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये पहचानना भी बताया था, ये फॉर्मूले भी बताए थे मैंने, एक अलग से वीडियो डाल रखा है कि यौगिकों के सूत्र आप कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। हम करेंगे, मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है, ये पहले भी डिस्कस हुआ है। मरुस्थलीय पौधों में त्वचा के ऊपर एक परत पाई जाती है और उस परत को कहते हैं क्यूटिकल। क्या नाम भी बताया था, क्यूटिकल। और क्यूटिकल से आप पहचान पाएंगे इस परत पर किसका आवरण होता है, क्यूटीन का आवरण होता है। किसका आवरण होता है, क्यूटीन, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो आज की क्लास के क्वेश्चन होते हैं यहीं पे खत्म। थोड़ा सा हम स्पीडली चले, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, तो रिकॉर्डेड सेशन में ज़्यादा तो में चलने का कोई औचित्य नहीं है। क्यों, क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया मैंने। और ज़्यादातर क्वेश्चन अब आप देखेंगे कि रिपीटेड होंगे आपके सामने। क्यों, क्योंकि रेलवे ने क्वेश्चन रिपीट किए हैं, या तो कंसेप्ट रिपीट है या सीधा क्वेश्चन ही रिपीट है। तो आपको अब दिक्कतें नहीं आएंगी, जैसे आप 10-12-15 सेशंस कर लोगे, उसके बाद तो सब आपके लिए काफ़ी मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ऐसे ही सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, और जल्दी लाइव क्लास में भी आपसे मैं मिलने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों सेशन आपको पसंद आया होगा। एक बार शेयर जरूर करके जाना, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, आगे बात नेक्स्ट क्लास में होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।